नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं एक नया कोर्स स्टार्ट जिसमें जीएस है कंप्लीट। ठीक है, हिस्ट्री और क्या है नाम है, पॉलिटी, ठीक है, और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, भूगोल और क्या नाम होता है इसका, संविधान, पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, इतिहास से स्टार्ट कर रहा हूँ, साथ में क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये थ्योरी है, थ्योरी में बच जाएगा, क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक दृष्टि से इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के 3 शब्दों इति, ऐसा ही, इति यानी कि इसके जो पार्ट बन जाते हैं इति और हास। इति यानी कि ऐसा ही है निश्चित रूप से, और आस था यानी कि क्या बन जाएगा, ऐसा ही निश्चित रूप से था। ठीक है, सामान्य परिभाषा क्या होती है? और इतिहास का जनक। इतिहास मानव सभ्यता का अभिलेख है और इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। भारतीय परंपरा में इतिहास की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। ठीक है, इतिहास का जनक हेरोडोटस। आधुनिक अर्थों में इतिहास लेखन के कारण इतिहास दर्शन का जन्मदाता कौन है? वॉल्टेयर। ठीक है, प्रमुख विद्वानों के इतिहास से संबंधित विचार। बेकन, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। रेनियर ने कहा था इतिहास एक कहानी है। ट्रेवलियन ने कहा था इतिहास एक अपरिवर्तनीय रूप वाली कहानी है। ठीक है, जे.बी. ब्यूरी, इतिहास विज्ञान है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अलबरूनी, इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है। फिर आ जाते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास का काल विभाजन अध्ययन की सुविधा के आधार पर। प्रथम, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। पाषाण काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक। फिर आ जाते हैं मध्यकालीन भारत, भारत पर मुस्लिम आक्रमण से लेकर मुगल साम्राज्य के विघटन तक। आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर भारत के विभाजन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति तक। इसके बाद आ जाते हैं प्रथम, प्राचीन भारत का इतिहास। सामान्य वर्गीकरण 2 तरीके से हो सकता है, एक साहित्य स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्य में कौन कौन से होते हैं? धर्म, धार्मिक ग्रंथ जितने भी होते हैं, कोई भी धर्म वगैरह होता है, जैसे हिंदू धर्म है तो फिर रामायण, महाभारत या फिर वेद, ये सब जो साहित्य होता है, जो लिखित होता है, उसे हम कह देते हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक, जो खुदाई में मिलता है, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, स्थापत्य, अन्य पुरावशेष। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण, जैन एवं बौद्ध साहित्य। धर्मोत्तर साहित्य, अर्थशास्त्र, रजत रंगणी आदि। वृत्तांत लिखने वाले विदेशी यात्री। साहित्यिक स्रोत मुख्य उद्देश्य क्या है? अध्यात्म एवं धार्मिक सिद्धांतों की प्रस्तुति। धार्मिक साहित्य ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आगम। वैदिक साहित्य वेदांग, रामायण, महाभारत, पौराणिक साहित्य आदि। बौद्ध पिटक, त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। वंश साहित्य दीपवंश, महावंश और आदि। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 12 सर्वाधिक महत्वपूर्ण। अचरांग सूत्र, न्याय धम्मकहा, उवासक दासो, भगवती सूत्र आदि। ये 12 हैं जो सब, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं जैन साहित्य में? अचरांग सूत्र, ये 4 जो हैं ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ऐसे में इन तीनों में ये 3 हैं त्रिपिटक, जिन्हें कहते हैं सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट फॉर्म में है। ये इन तीनों को कहते हैं त्रिपिटक। ठीक है, फिर आ जाते हैं धर्मोत्तर साहित्य। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं के साथ ही राजनीतिक पक्ष की भी अधिक स्पष्टता। उदाहरण क्या हो जाएगा? कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, पणिनिकृत अध्यात्मशास्त्र, अष्टाध्यायी। पणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी लिखा था। कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। ऐसे ही विशाखादत्त ने क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस। सोमदेव ने क्या लिखा है? कथा सरिता सागर। इसको लिख भी सकते हैं, कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, पणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी, विशाखादत्त मुद्रा राक्षस, सामदेव कथा सरिता सागर, श्रमेंद्र वृह कथा मंजरी, कामदक
नीतिसार कालिदास ने लिखा है, मालविका मित्रम पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य आदि। ठीक है। वृत्तांत लिखने वाले प्रमुख विदेशी यात्री यूनानी, चीनी और अरबी। हेरोडोटस, निरियाकस, मैगस्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी जेस्ट और टॉलमी आदि। चीनी कौन कौन से आए थे जो विदेशी यात्री थे? फहान, हेनसांग, इत्सिंग, सुंग, सुयून, ये सब आए थे। अरबी के इबन खुदादर्ब, सुलेमान अल ताजीर, अल मसूदी, अल बरूनी आदि। ठीक है। अब आ जाते हैं हम पुरातात्विक शोध। दो प्राचीन कथन हैं, प्रसिद्ध कथन हैं, जहाँ से साहित्य मौन हो जाता है वहाँ पुरातत्व बोलता है। एक तो ये कथन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पुरातत्वकर्ता सिर्फ वस्तुओं को नहीं खोदता अपितु मनुष्य को भी खोदता है। और इसका काल विभाजन कैसे है? प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जो था वो कैसी सभ्यता मानी जाती है? पाषाणकालीन सभ्यता। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, अनुपलब्ध यानी कि नहीं मिलते, गलत, मतलब अनुपलब्ध क्या होता है? उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध का विलोम भी कह सकते हैं इसे, अनुपलब्ध। अनुपलब्ध केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु अपठनीय है। अपठनीय यानी कि पढ़ा नहीं जा सकता। ये किसकी बात चल रही है? अध्य ऐतिहासिक काल की। ठीक है। केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता, और ये किस टाइम की बात है? हड़प्पा सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता को कौन सा काल माना जाता है? अध्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। ना तो पुराना और ना ही नया वाला। ठीक है। जो पुराना वाला था प्रागैतिहासिक, उसमें लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उपलब्ध नहीं, वो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल क्या है? पत्थर वगैरह है। हमने पत्थर से जाना कि वो क्या क्या पसंद करते थे, पहनना, खाना पीना, ये सब। अध्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं किंतु पढ़ नहीं सकते हमने। जो लिखा है वो कुछ ऐसा लिखा है, कोई चिन्ह वगैरह बने हैं जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है। तो ये किस टाइम की बात चल रही है? हड़प्पा सभ्यता। लेकिन हमें जितनी भी नॉलेज इससे मिली है वो केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर हैं, उससे ही मिली है। अब आ जाते हैं ऐतिहासिक काल में। नया वाला काल 6वीं शताब्दी से लेकर, मतलब 6वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और पठनीय हैं। हम लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी हैं और पढ़ भी सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य भी पढ़ सकते हैं, वो उपलब्ध हैं। पहले आ जाते हैं पाषाण काल पे। मानव के प्रारंभिक काल के विषय में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उनमें पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण ही इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। काल विभाजन। भारत में उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पाषाण काल को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, काल अवधि कितनी है इसकी? 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। आजीविका, शिकार एवं खाद्य संग्रह, मतलब इनकी जीविका कैसी थी, किस पर निर्भर थी? खाद्य संग्रह पर और शिकार पर थे। फिर प्रथम उपकरण खोज 1863 ईस्वी में पलवरम, चेन्नई से रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा खोजा गया था। प्रथम उपकरण खोज जो हुई थी इनकी, रॉबर्ट ब्रूस ने खोजा था। कहाँ पे? चेन्नई में। और इनको 3 काल विभाजन में बांटा गया उपकरणों के आधार पर। जो इनको उपकरण मिले थे, जो कुछ इन्होंने खोजा था, उसको 3 भागों में बांट दिया। पहला है निम्न पुरापाषाण काल यानी कि पूर्व, जो कि 10 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख तक है। इसमें क्या क्या मिला है? हस्तकुटार, खंडक और विद्रणी। फिर आ जाते हैं मध्य पुरापाषाण काल, कालावधि 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। फलक, स्क्रैपर उपकरण, मध्यम आकार के हस्तकुटार, विद्रणी, छुरिकाएँ आदि ये सब मिला है। उत्तर और उच्च पुरापाषाण काल में काल अवधि 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। प्रधान उपकरण क्या है? ब्लेड व ब्यूरिन। ठीक है। अब आ जाते हैं मध्य पाषाण काल, काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। आजीविका, शिकार, मछली का भी, खाद्य संग्रह, पशुपालन आदि। विशिष्ट उपकरण, सूक्ष्म पोषण उपकरण, माइक्रोलिथिक टूल्स, प्रेक्षपात्र तकनीक, तीर धनुष। नवपाषाण काल लगभग 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। विशेषताएं, कृषि, पशुपालन, हस्त एवं चाक निर्माण, रथभांड, आवास निर्माण आदि। विशिष्ट उपकरण,
पॉलिशदार उपकरण विशेषकर कुल्हाड़ी। विशेष तथ्य हैं, खाद्यान्नों को सर्वप्रथम उत्पादन आग का प्रयोग महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, अब स्थल और प्राप्त साक्ष्य। लोहारदेव कहाँ पे पड़ता है? भारत में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोहारदेव से। फिर गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। गुफकराल भारत, कृषि एवं पशुपालन। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। बुर्जहोम क्वेश्चन ये पूछा गया था पहले कि बुर्जहोम कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बुर्जहोम से क्या क्या मिला है? मानव कंकाल, कुत्ते का कंकाल, गर्द आवास। संगनकुल्लू, पीकली हल, उतनूर, क्या मिला इन तीनों से? राख के टीले। और भारतीय पुरातत्व से संबंधित तथ्य क्या क्या हैं? 1861 ईस्वी, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर किंगडम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त। 1863 ईस्वी, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान भारतीय प्रौद्योगिकी का जनक रॉबर्ट ब्रूस ने प्रारंभ किया। 1871 ईस्वी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन। वर्ष 1901, लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नाम दिया गया तथा जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया। वर्तमान में यह भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। फिर आ जाते हैं पूर्व और निम्न पुरापाषाण काल से संबंध दो प्रमुख संस्कृतियाँ। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति कौन सी है ये? या फिर सोहन संस्कृति भी बोलते हैं इसे। सोहन संस्कृति क्यों बोलते हैं सोहन संस्कृति? क्योंकि सोहन नदी घाटी थी एक, उसके पास मिली थी। और क्या बोलते हैं? चॉपर चॉपिंग। कहाँ पर पड़ती है? उत्तर भारत में। और वर्ष 1928 में D.N. वाडिया द्वारा सोहन नदी घाटी से इसका प्रथम उपकरण प्राप्त हुआ था। इसलिए मतलब जो शुरुआत हुई थी सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम? सोहन संस्कृति। 1928 में D.N. वाडिया द्वारा। ठीक है, हैंड एक्स संस्कृत अथवा मद्रासी संस्कृत क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण भारत। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा पलवरम से प्रथम उपकरण प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं मध्य पुरापाषाण काल। फलक संस्कृत, फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृत। उपकरण के आधार पर क्या नाम रखा गया इनके? मध्य पुरापाषाण का फलक संस्कृति भी बोलते हैं, फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी बोल देते हैं। नामकरण नेवासाई चरण खोज के आधार पर रखा गया नामकरण। ठीक है, उपकरण के आधार पर अगर हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे? फलक संस्कृत, फलक वगैरह मिले थे वहाँ से। और अगर खोज के आधार पर बोलेंगे तो नेवासाई चरण बोलेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं उच्च पुरापाषाण काल। उपकरण निर्माण तकनीक, अप्रत्यक्ष संघात प्रविधि। प्रधान उपकरण कौन सा है? ब्लेड। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वहाँ से ब्लेड। प्रमुख स्थल बेलन घाटी, सोन घाटी, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, वेमुला आदि। कला कौन कौन सी है? भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त शैलचित्र मिले हैं। लोहनदास नाला से प्राप्त मातृ देवी की अस्थि निर्मित मूर्ति। पढ़ने से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडकवचों पर रेखांकन तथा अंडकवच व सीपी के मनके। फिर आ जाता है मध्य पाषाण काल विशेषता। मानव अस्थि पंजर की सर्वप्रथम प्राप्ति। पशुपालन के साक्ष्य हैं। बागौर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। स्थल प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं। लंगनाथ गुजरात, 14 मानव कंकाल। मेहदा प्राप्त प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, 28 समाधियाँ बूचड़खाना। दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, 41 समाधान। सराय नहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, 11 समाधान। लेखिया मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, 17 समाधान। ये सब मिला है वहाँ से। नवपाषाणकालीन प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? बुर्जहोम, बुर्ज वृक्ष का स्थान। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित 16 गर्द आवास। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। कहाँ से? बुर्जहोम से मिला है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। कोल्डी हवा प्रयागराज धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाणों में से एक स्थल है। यहाँ से क्या मिला है? धान की खेती के साक्ष्य प्रथम। ठीक है, फिर आ जाते हैं तिरचिरांद यानी कि बिहार में अस्थि निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। गुफकराल कुम्हार की गुफा, जम्मू एवं कश्मीर में स्थित हस्त निर्मित मृतभांड। समतल धरातल के ऊपर मकान का साक्ष्य। महगढ़ा प्रयागराज जौ की खेती पशु बाड़ा का साक्ष्य।
मेहरगढ़ पाकिस्तान। गेहूं की खेती का प्राचीनतम प्रमाण, भैंस पालन का प्राचीनतम प्रमाण। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही आते हैं पक्का, हर दूसरे तीसरी बार इनमें से कोई एक मिल जाएगा। भारत में मानव का प्रथम अवशेष प्राप्त कहाँ से हुआ है? मानव का प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? हथनौरा मध्य प्रदेश से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मैक्सिको में। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था, CJ थॉमसन ने। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं दमदमा से। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध पुरास्थल है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। ये भी ऑप्शन आ जाता है कहाँ पे? अब्दुल्लागंज, रायसेन, अगर थोड़ा हार्ड किसी शिफ्ट में आ जाता है, हार्ड लेवल में, वरना मध्य प्रदेश तो आ ही जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ। सबसे पहले कौन सा प्रयुक्त किया है अनाज? जौ। ठीक है, और मानव का प्रथम अवशेष मिला हथनौरा मध्य प्रदेश से। उसने सर्वप्रथम अनाज कौन सा प्रयुक्त करा है? जौ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तीसरे चैप्टर पर, ताम पाषाण काल। नवपाषाण काल का अंत होते होते मानव ने धातुओं का प्रयोग शुरू कर दिया था। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। इस काल चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इस काल चरण को ताम पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, भारत में प्रमुख ताप पाषाणिक बस्तियों का विस्तार, इसको कितने उसमें बांटा है? 4 में। सबसे पहले आ जाता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। आहार या बानस संस्कृति। प्रमुख पुरास्थल कौन से? आहार। नाम क्या है? प्राचीन ताम्रवती या फिर स्थानीय धूलकोट। ठीक है, विशेष पत्थर की चहारदीवारी से घिरे मकान होते थे इधर। यहाँ पे क्या होते थे? पत्थर की चहारदीवारी से घिरे मकान। और स्थल कौन सा है? बागौर, बालाथल। चहारदीवारी युक्त घर का साक्ष्य यहाँ से मिला है, बालाथल और ओजियाना। गिलुंद, चहारदीवारी युक्त घर का साक्ष्य। मट्टी की इमारत का साक्ष्य, कहीं कहीं पकी ईंटों का साक्ष्य, तांबे के टुकड़े। उसके बाद दूसरा आ जाता है पश्चिमी मध्य प्रदेश, कायथा संस्कृति बोलते हैं। राजस्थान दक्षिण पूर्वी को क्या बोलते थे? आहार या फिर बानस संस्कृति। ठीक है, और दूसरी संस्कृति कौन सी आती है? पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ती है, कायथा संस्कृति या फिर मालवा संस्कृति। कायथा संस्कृति में प्रमुख पुरास्थल कौन कौन से? कायथा और एरन। यहाँ पे 2 संस्कृति मिलती हैं। कायथा संस्कृति में एक तो कायथा होगा ही होगा और दूसरा है एरन। ठीक है, कायथा में किलाबंद बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रस्तर फलक के उद्योग के साक्ष्य। प्राचीन नाम कपितक, बरहामहीर की जन्मस्थली। एरन किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य। फिर मालवा संस्कृति प्रमुख पुरास्थल नागदा और नावदा टोली, ये भी आ जाता है। कौन सी संस्कृति से रिलेटेड है? मालवा संस्कृति। सबसे बड़ी ताम्रपाषाणकालीन ग्रामीण बस्ती कौन सी है? नावदा टोली। चौकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिलते हैं। उत्खननकर्ता HD संकालिया। ये बहुत कम आता है, ये सबसे ज़्यादा है क्योंकि सबसे बड़ी ताम्रपाषाणकालीन ग्रामीण बस्ती है कौन सी? नावदा टोली। तीसरी बात करते हैं हम, तीसरी पश्चिम महाराष्ट्र जारवे की संस्कृति। प्रमुख पुरास्थल जारवे, नेवसा और दैमाबाद। यहाँ पे नेवसा में पटसन के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद में अब तक 200 जारवे स्थलों की सबसे बड़ा है। जारवे संस्कृति में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दैमाबाद। ठीक है, यहाँ से कितने मिले हैं? 200। फिर प्रकाश, नासिक, इनाम गांव, चंदौली और सोनगांव। यहाँ से क्या, इनाम गांव से क्या प्राप्त हुआ है? 5 कमरों वाला मकान। खाई से घिरी किलाबंद बस्ती, मातृ देवी की प्रतिमा। अब आ जाते हैं हम चौथी, पूर्वी भारत। पुरास्थल कहाँ है? पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल पांडु, राजवीर, ढीब और महिषदल। सोनवाड़, सोनपुर, ताराढ़ी, चिरांद, ये सब बिहार में पड़ते हैं। ये सब पश्चिम बंगाल। और खैराडीही और नरसन, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश।
अब जो संस्कृतियाँ थीं इम्पोर्टेंट, उनकी काल अवधि क्या है? आहार संस्कृति लगभग 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। कायथा संस्कृति लगभग 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सावलदा संस्कृति 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। प्रभास संस्कृति लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति 1900 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व। रंगपुर संस्कृत लगभग 1700 से 1400। और जॉर्वे की संस्कृति 1500 से 900। आहार संस्कृति से क्या मिला है? काले रंग के बर्तन, काले लाल रंग के बर्तन जिन पर सफ़ेद डिज़ाइन बने होते थे, ऐसे होता था, और इस पर यहाँ पर सफ़ेद डिज़ाइन वगैरह बना होता था। कायथा संस्कृति चॉकलेटी रंग के चित्र बने लाल लेप वाले मृत भांड, लाल रंग के चित्रित पांडु भांड और उत्कीर्ण नमूनों वाले कंकित भांड क्या होता है? एक तरीके से बड़ी सुराही जैसा होता है जिसमें चावल वगैरह रखते थे, ऐसे वगैरह कुछ इसमें सामान वगैरह रखते थे। एक तरीके से घड़ा होता है लेकिन बड़ा, ऐसे करके बना होता है। बाकी देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या क्या मिला है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रभास और रंगपुर संस्कृत हड़प्पा सभ्यता के समान परंतु चमकदार सतह होने के कारण चमकीले लाल मृत भांड। मालवा संस्कृत मोटे सतही लेप वाले बर्तन जिन पर लाल या काले रंग के डिज़ाइन बने हैं। जॉर्वे संस्कृत लाल या काले रंग से रेखित मृत भांड जिनकी धुंधली व खुरदुरी सतह पर पतला जल रंग किया गया है। अब सीधा बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम पता चार्ल्स मैसॉन ने लगाया था। 1850 के दशक में कराची एवं लाहौर के बीच रेलवे लाइन के निर्माण में हड़प्पा के टीले से प्राप्त ईंट रोडों का उपयोग हुआ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज के साथ इस नई सभ्यता का पता चला। 24 सितंबर 1924 को सर जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की गई। ठीक है, अब आ जाते हैं नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता किसने खोजी थी? जॉन मार्शल द्वारा। सिंधु सरस्वती सभ्यता व सरस्वती सभ्यता, अधिकांश बस्तियां सरस्वती एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी थी, इसलिए उसको कह देते हैं हम सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थल के आधार पर नाम दिया गया था। और प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीकरण व प्रथम साक्ष्य मिला था, इसलिए इसको हम कह देते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता। और इसका स्वरूप कैसा है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कह देते हैं। अध्यय ऐतिहासिक सभ्यता है। लिपि अपठनीय है। पहली बार कांस्य का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसको कह देते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता विस्तार क्षेत्र अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान में। भारत में किधर पड़ेगा? ये जम्मू कश्मीर में मिलती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है। और पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध। अगर हम इधर जाते हैं उत्तरी स्थल पर तो कहाँ पे है? मांडा में। पश्चिमी स्थल में सुतकोंडोर, पूर्वी स्थल में आलमगीरपुर और इधर नीचे की साइड दक्षिण में दैमाबाद। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। और क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और एक थे स्टुअर्ट पिगट का कथन है, जुड़वा राजधानियों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कैसी थी? जुड़वा, मतलब कि इनकी काफ़ी सारी चीज़ें सेम थी, समान थी, इसलिए हम इसको स्टुअर्ट पिगट ने कहा था कि ये दोनों जुड़वा हैं। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण रेडियो कार्बन C14 के आधार पर। काल निर्धारण किसके आधार पर करते हैं हम? C14 के आधार पर। ठीक है। जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्य काल अवधि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। स्थल कौन कौन से हैं और खोजकर्ता कौन कौन है? हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। मोहनजोदाड़ो रखलदास बनर्जी। चौहनदड़ो NG मजुमदार। लोथल SR राव। कालीबंगा अमलानंद घोष। बनावली RS विस्ट। धौलीवीरा JP जोशी। रोपड़ BB लाल। सुतकेंडोर ऑरेल स्टाइन। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? 12 अन्नागार, श्रमिक आवास, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दाने, RS 37 mm H कब्रिस्तान,
RS-37, RS-37 आर मतलब क्या होता है इसमें, यहाँ पे रनिंग मतलब काउंटिंग जारी है। और हाल ही में एक और मिला था तो ये RS-38 होगा, जो कि अभी अपडेट नहीं हुआ है। RH और H क्या है, हड़प्पा। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं RH हड़प्पा 38 या 39, जो भी जितने भी कब्रिस्तान हमें मिले हैं वो नंबर और रनिंग काउंटिंग जारी है, पूरी काउंटिंग अभी नहीं हुई है, खुदाई जारी है, ठीक है। ताबूत में रखा शव को एक बॉक्स में रखते थे। ताबूत में साथ में सोने चांदी और ये भी रखते थे। धातु निर्मित इक्का गाड़ी, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे, बर्तन पर मछुआरे का चित्र। स्थिति क्या है, मोंटेगोमरी वर्तमान शाहीवाल जिला पाकिस्तान, रावी नदी के बाएं तट पर। अब आ जाते हैं हम लोथल की बात करते हैं। लोथल के और भी नाम हैं, लघु मोहनजोदाड़ो या लघु हड़प्पा, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ से क्या क्या मिला है, गोदी या बंदरगाह, फारस की मोहरे या सील, मोहरे वगैरह मिली हैं और सील मिली है। धान चावल एवं बाजरा का साक्ष्य मिला है, घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ मिली हैं, युगल शवाधान, हाथी दांत एवं सीप का बना पैमाना, ये आ जाता है हाथी दांत एवं सीप का बना पैमाना कहाँ से मिला है, लोथल से। बाकी अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। चक्की के 2 पार्ट, अग्निवेदी, मन के बनाने का कारखाना और मीमी के मॉडल। स्थिति कितनी है इसकी, अहमदाबाद जिला गुजरात, भोगवा नदी के तट पर। अब आ जाते हैं मोहनजोदाड़ो। इसका अर्थ क्या निकल के आता है, मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मृतक वो मिला है, क्या, टीला वगैरह मिले हैं उनके। अन्य नाम क्या है, सिंध का बाग। प्रमुख साक्ष्य क्या के लिए हैं, बृहद स्नानागार, बृहद यानी कि बड़ा, बड़े बड़े स्नानागार, विशाल अन्नागार, 3 बंदरों वाला मनका, नृत्य की कांस्य मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, पशुपति शिव की मोहर पर अंकन। पशुपति शिव की मोहर किधर मिली है, मोहनजोदाड़ो। मोहर पर नाव का चित्र, सीप निर्मित पैमाना, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, ठीक है। और स्थिति कैसी है इसकी, लरकाना जिला, सिंध प्रांत पंजाब, सिंधु घाटी नदी के दाएं तट पर। और ये हड़प्पा किधर पड़ता था, बाएं तट पर, रावी नदी के। अब आ जाते हैं हम कालीबंगा। अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। हल से जुता हुआ खेत, वेदियाँ या हवन कुंड, काले रंग की मिट्टी की कांच की चूड़ियाँ, लकड़ी की नालियाँ, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें, कपड़े की लिपटा, उस्तार। बच्चे के सिर की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, भूकंप आने का प्राचीनतम साक्ष्य, एक साथ 2 फसलें बोए जाने का साक्ष्य, मट्टी के शंख, तंदूरी चूल्हों के साक्ष्य। स्थिति क्या हो जाएगी, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। चूहनदाड़ू, मटका बनाने का कारखाना, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, लिपस्टिक, वृत्ताकार ईंट, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, कुत्ते का पदचिन्ह, यानी कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते, इनका पदचिन्ह के साक्ष्य भी मिले हैं। अलंकृत हाथी, एकमात्र नगर जहाँ दुर्ग का अभाव है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इसमें से, दुर्ग का अभाव कहाँ पर है ये, चूहनदाड़ो, ठीक है। कंगा और उस्तरा। स्थिति क्या हो जाएगी, सिंध प्रांत पाकिस्तान। बनावली, नगर को तारांकित विभाजित करती सड़कें, हड़प्पा सभ्यता के 3 स्तर, प्राक, विकसित एवं उत्तर हड़प्पा। मट्टी के बने हल्की आकृति, लघु नारी मृण मूर्तियाँ, अग्निवेदियों के साथ अर्धवृत्ताकार ढांचे। स्थिति क्या हो जाएगी, फतेहाबाद जिला, हरियाणा। अब आ जाते हैं धौलावीरा। इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। 3 भागों में कौन सा नगर बटा है, 3 भागों में कौन सा नगर बटा है, धौलावीरा। दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। दुर्ग सबसे ऊपर, फिर मध्यम नगर और फिर एक निचला नगर, ठीक है। इस तरीके से बटा था। माना ही जाता था दुर्ग पर राजा वगैरह शासन करते थे, और इधर मध्यम लोग व्यापारी वगैरह, और इधर जो सेवा वगैरह करते थे, सेवक, ठीक है। और का क्या मेला है, विशाल जलाशय, उन्नत जल प्रबंधन, क्रीड़ागार यानी कि स्टेडियम, नेवले की मूर्ति, हड़प्पा लिपि के 10 अक्षरों का साइन बोर्ड, पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड। स्थिति कहाँ पे मिलती है, ये गुजरात में, कच्छ जिले में और भचाऊ तालुका में।
फिर आ जाता है रोपड़ रूपनगर, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाना, चर्ट के बटखारे एवं कुल्हाड़ी, सेलखड़ी की मोहर, तांबे के माणाग्र। स्थिति पंजाब भारत, सतलज नदी के बाएं तट पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनित स्थल। फिर आ जाता है दैमाबाद, रथ चलाते मनुष्य की आकृति, सेंदप लिपि युक्त मोहर, 2 सींगों की आकृति युक्त बर्तन, युवा पुरुष का शवाधान। अहमदनगर जिला महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के बाएं तट पर हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल। सुरकोटदा घोड़े की हड्डियां, शिला से ढकी कब्र, पत्थर की चिनाई वाले भवन। स्थिति कच्छ जिला गुजरात। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी पशुपति की मोहर। दाएं की साइड कौन मिलता है? गेंडा और भैंसा, बाएं की साइड बाघ, हाथी, नीचे 2 हिरन, 5 प्रकार के 6 पशु, शिव का आदि रूप, जॉन मार्शल का कथन। परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है? कपास की खेती का आरंभ सैंदव निवासियों ने किया था। सीधे सीधे ये सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो हैं। हड़प्पा सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ किसकी प्राप्त हुई हैं? पशु पक्षियों की। सर्वाधिक मोहरें सेलघड़ी से निर्मित हैं। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन, एक श्रृंगी पशु, यूनिकॉर्न यानी कि एक सींग वाला। ये पशु हो गया, सर हो गया उसका, और एक सींग होता था ऐसे करके। तथा उसके बाद कुबड़ वाले बैलगाय। इस काल का प्रमुख खेल पासा था। प्रमुख खेल क्या है? पासा यानी कि चेस, यानी कि जो शकुनी खेलता था। सैंदव निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, किंतु सोना, चांदी, तांबा, कांसा की जानकारी थी। हड़प्पा सभ्यता से शेर के अवशेष नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता से घोड़े और गाय का चित्र नहीं मिला है। फिर आ जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। सानौली 126 शवाधान के साक्ष्य। बालाकोट सीप निर्मित चूड़ियों के टुकड़े। मांडा कांस्य निर्मित पेचदार पिन। नौसारो स्त्रियों की मांग में सिंदूर। हड़प्पा स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। रंगपुर धान की भूसी। हुलास सैंदव लिपि युक्त का ठप्पा। अब आ जाते हैं हड़प्पा सभ्यता। कला कैसी है? मधुष्ट विधि द्वारा निर्मित धातु मूर्ति है। प्राप्त प्रस्तर मूर्तियाँ हड़प्पा से 3 और मोहनजोदड़ो से 12। हड़प्पा से कितनी मिली हैं? 3 और मोहनजोदड़ो से 12। मृण मूर्ति चिकौटी विधि द्वारा निर्मित। मापतौल में 16 के गुणक में मापते थे और अधिकांश बाट घनाकार हैं। कैसे हैं? घनाकार, और 16 के गुणक में नापते थे। मन के मिले हैं। कैसे मिले हैं? बेलनाकार। और उद्योग चूहनदाड़ो लोथल में स्थित है। मन के बनाने का उद्योग किधर था? चूहनदाड़ो और लोथल में स्थित है। ठीक है। अब आ जाते हैं मोहर। अधिकांशतः वर्गाकार या आयताकार। लोथल देसलपुर तांबे की मोहर। मृदभांड रंग गुलाबी एवं लाल, काली रेखाओं से चित्रकारी। ठीक है। लिपि भाव चित्रात्मक। लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं ऐसे करके, वो क्या करते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं जैसे उर्दू लिखी जाती है। 400 से 500 संकेत चिन्ह प्राप्त हुए हैं। अब आ जाते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को लेकर अधिकांश इतिहासकारों में मतभेद है। पतन के कारण संबंधित प्रमुख विद्वान। बाह्य आक्रमण हुआ था गार्डन चाइल्ड द्वारा, मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके, स्टुअर्ट पिगट। बाढ़ जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, SR राव। नदी मार्ग परिवर्तन HT लैम्ब्रिक, मधु स्वरूप वत्स, जॉर्ज F डेल्स। विवर्तने के कारण MR साहनी, RL राइक्स, जॉर्ज F डेल्स। इनके जितने भी पहले पहले नाम है ना, केवल वो इम्पोर्टेंट है और वही याद करने हैं, वही पेपर में आते हैं। बाकी है इन्होंने भी कहा था, लेकिन मानी दी बात, लेकिन आता इतना इम्पोर्टेंट है नहीं और आता भी नहीं है ज़्यादा। बाह्य आक्रमण गार्डन चाइल्ड ने कहा था, मार्टिमर व्हीलर और अर्नेस्ट मैके, स्टुअर्ट पिगट ने भी कहा था। इसके वो आता है कोट कि ये बात किसने कही थी कि जुड़वा राजधानी है। कौन कौन सी? हड़प्पा और, तो इसने ये बात कही थी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जुड़वा राजधानी है। ठीक है। बाढ़ की बात जॉन मार्शल ने की थी। नदी मार्ग परिवर्तन जैसे अर्नेस्ट मैके है, ये दोनों तो इससे भी है, वो कर रहे हैं, मान रहे हैं कि बाह्य आक्रमण भी था, बाढ़ भी था, तो इनकी बातों को इनका भाव नहीं दिया जाता। जो जो स्टार्टिंग किए हैं इसलिए इनको ज़्यादा भाव दिया जाता है। ठीक है। नदी मार्ग परिवर्तन HT लैम्ब्रिक, मधु स्वरूप वत्स और जॉर्ज F डेल्स। विवर्तने के कारण MR साहनी, RL राइस्क,
जॉर्ज एफ डेल्स। जलवायु परिवर्तन, ऑरल स्टाइन, अमलानंद घोष, गुरदीप सिंह। विदेशी व्यापार में गतिरोध, WF एल्ब्राइट। सशस्त्र प्रशासन, जॉन मार्शल। महामारी, KUR कैनेडी। पर्यावरण परिवर्तन, M दिमित्रेव। अब आ जाते हैं हम वैदिक काल में। हड़प्पा सभ्यता के बाद की इस कबीलाई संस्कृति के प्रवर्तक आर्य थे। कौन थे? आर्य। ठीक है, इसलिए इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं। आर्य संस्कृति भी इसे हम कह देते हैं। ठीक है, वेदों में उल्लेख होने के कारण इसे वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में ही वेदों का उल्लेख हुआ था, वेद बने थे। और किसने बनाए थे? आर्य आए थे, उनमें से ही उन्हीं लोगों ने वेदों का निर्माण किया था, इसलिए इसे आर्य संस्कृति भी कह देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वेद। कुल वेद कितने हैं? 4। संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अन्य नाम क्या है? संहिता और श्रुति। संहिता भी कह देते हैं और श्रुति भी कह देते हैं वेदों को। अर्थ क्या है? क्या काम करते हैं वेद? आपको ज्ञान देते हैं। वैदिक काल का 2 भागों में विभाजन होता है। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व आता है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। जो आर्य आए थे, आर्यों की बात करते हैं। आर्यों के मूल निवास स्थान के मुद्दे पर इतिहासकारों में मतभेद है, यानी कि कोई एक मत नहीं है उनका। कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र, ये किस विद्वान ने कहा है कि मूल निवास स्थान क्या है उनका? LD कलल। ठीक है, ब्रह्म ऋषि देश, पंडित गंगानाथ झा। सप्त सिंधु प्रदेश, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। देविका प्रदेश, मुल्ताना, DS त्रिवेदी। दक्षिणी रूस, गार्डन चाइल्ड ने यह बात कही है। मध्य एशिया, मैक्स मुलर। उत्तरी ध्रुव, पंडित बाल गंगाधर तिलक। तिब्बत, स्वामी दयानंद सरस्वती। जर्मनी, हार्ट एंड पेंका। डेनब्यू नदी की घाटी, P गाइल्स। अब इनमें इतना मतभेद क्यों है? जैसे मान लो तुम्हारी बोली कहीं की है, लखनऊ में पले बड़े, मान लो लखनऊ के हो। ठीक है, लखनऊ की मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ के रहने वाले हो? लखनऊ के। ठीक है, अब शिफ्ट हो गए कहीं और, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो बोली तो ये है, बोली थोड़ी झलक इसकी दिखाई देगी जम्मू कश्मीर में जगह हो, तो वहाँ पे जो लोग होंगे वो क्या सोचेंगे? तुम जम्मू कश्मीर के हो या लखनऊ के हो? तो कुछ लोग सोचेंगे जम्मू कश्मीर के हो, कुछ लोग सोचेंगे लखनऊ के हो। इसलिए इतना मतभेद है। कुछ जिसने जिस कमियों को कॉमन समान समझा दूसरी जगह से, उन्होंने आर्यों को वहाँ का मान लिया। सब सिंधु प्रदेश के जब कुछ बातें मिली तो उन्होंने डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने यहाँ का मान लिया। दक्षिणी रूस की कुछ बातें मिली तो गार्डन चाइल्ड ने यहाँ का मान लिया, ऐसे करके। ठीक है, अब सीधे बात करते हैं वैदिक साहित्य। सर्वाधिक प्राचीन भारतीय साहित्य 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उच्चारण करता है या फिर पुरोहित कौन होता है? ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसे कहते हैं होता। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय और कौशिकी। अरण्यक ऐत्रेय और कौशिकी। प्रमुख उपनिषद ऐत्रेय और कौशिकी। उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ठीक है, एक और बार देख लो। ऋग्वेद को जो पुरोहित होता है वो होता है, जो उसका उच्चारण करता है, जो पढ़ता है, जो ऋग्वेद को बताता है ऋग्वेद के बारे में, उसे हम कह देते हैं होता। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिकी। अरण्यक भी सेम है और प्रमुख उपनिषद भी सेम है। बात आती है उपवेद की। उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। अब आ जाते हैं सामवेद। उद्गाथा, तांडेय, जैमिनीय, छंदोग्य, जैमिनीय और गंधर्व वेद किसका है? ये सामवेद का। ठीक है, इसके उच्चारणकर्ता उद्गाता। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तांडेय और जैमिनीय। अरण्यक, छंदोग्य और जैमिनीय। प्रमुख उपनिषद छंदोग्य और जैमिनीय। उपवेद गंधर्व वेद। ठीक है, यजुर्वेद इसे हम बोल देंगे अर्धवायु। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन थे? शतपथ और तैत्तिरीय। अरण्यक, शतपथ, तैत्तिरीय और बृहद्रणायक। कठ, ईश, श्वेताश्वर,
मैत्रायण, महानारायण, बृहद्रणायक और धनुर्वेद। अथर्ववेद, ब्राह्मा, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ अरणायक कोई भी नहीं है इनका। अथर्ववेद का अरणायक क्या है? कोई भी नहीं है। और उपनिषद क्या है? मुंडक, मंडव्यक, प्रश्न और अर्थशास्त्र, इसका क्या हो जाएगा? उपवेद हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अब सीधी सीधी बात करते हैं ऋग्वेद की। पहले वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ, वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। श्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन मिलता है इसमें, श्रोत और प्रार्थना वगैरह का, या फिर इसे हम कह देते हैं ऋचाएँ मिलती हैं। कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं या फिर ऋचाएँ हैं। या तो मंत्र बोल दो या फिर ऋचाएँ बोल दो। 3 पाठ हैं। साकल 1017 सूत्र, बालखिल्य 11 सूत्र, वाष्कल 56 मंत्र। उल्लेख क्या होता है? शूद्र वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। शूद्र वर्ण का कहाँ पे मिलता है? 10वें मंडल में इसमें उल्लेख मिलता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। 9वें मंडल में सोम को समर्पित है। 9वां मंडल पूरा आ जाता है। 9वां मंडल कौन सा? सोम को समर्पित है। फिर आ जाते हैं यजुर्वेद। यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। 2 प्रधान रूप हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में। शक्ल यजुर्वेद या वाजसेयनी संहिता केवल पद्य में लिखा गया है। कणव और मध्य दिन। अंतिम भाग ईशोपनिषद आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित। ठीक है। अब आ जाते हैं सामवेद, भारतीय संगीत का जनक। साम का अर्थ क्या होता है? गान या फिर संगीत। सामवेद बोलने में भी थोड़ा वैसा लग रहा है गीत जैसा, इसलिए हम कह देंगे गान या संगीत से रिलेटेड है। और ये क्या है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह मिलता है। 1875 मंत्र हैं। पाठ भेद के आधार पर प्रमुख शाखाएं कौथुम, ऋणायनीय, जैमिनीय। अब आ जाते हैं अथर्ववेद। तत्कालीन लोक परंपराओं, भूत प्रेत तथा विभिन्न औषधियों का उल्लेख। अन्य वेदों की उपेक्षा सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ। कुल 20 मंडल हैं, 730 सूक्त, 5987 मंत्र, जिसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। 2 शाखाएं शौनक और पिप्लद। मगध एवं अंग दूरस्थ प्रदेश, सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां। फिर आ जाते हैं शतपथ ब्राह्मण। परिचय शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ। उल्लेख पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पूर्वा उर्वशी आख्यान, पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन, पत्नी पति की अर्धांगिनी, कुरु एवं पांचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, विदेह माधव और गौतम राहुगढ़ की कथा। महत्वपूर्ण वैदिक शब्द और अर्थ। कृष्ण आयस लोहा। कृष्ण आयस को क्या, जो जिसका अर्थ क्या है? लोहा। लोहे को ये क्या बोलते हैं? कृष्ण आयस। कुसिद, इसका अर्थ है ऋण। कुसदिन ऋणदाता। वैकनाट सूदखोर। तक्षा बड़ाई। सपश गुप्तचर। ग्रामणी ग्राम का मुखिया। अश्मचक्र राहट की चरखी। अब मंडल की बात कर लेते हैं। प्रथम मंडल मधुछंदा, या रचयिता कौन है इसके? मधुछंदा और मेघातिथि। द्वितीय ग्रत्समद। तृतीय विश्वामित्र। चतुर्थ वामदेव। पंचम अत्रि। षष्ठम भारद्वाज। सप्तम विशिष्ट। अष्टम कण्व या अंगिरस। नवम अंगिरस एवं कश्यप आदि। दशम विमदा, इंद्र, सिचि व अन्य। उपनिषद और वेदांग। दर्शन पर आधारित शाब्दिक अर्थ। ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का गुरु के समीप बैठना। वेदांत का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब क्या हो जाता है? ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य गुरु के समीप बैठेगा, यानी कि बैठना। उपनिषद और उल्लेख। श्वेताश्वर मोक्ष का पहला उल्लेख किसमें मिलता है? श्वेताश्वर में। वृहद्रणायक याज्ञवल्क्य गार्गी संहिता। छंदोपनिषद सर्वाधिक प्राचीन है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ 3 आश्रमों का उल्लेख। देवकी नंदन कृष्ण का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? छंदोपनिषद। सत्यकाम जावला कथा मिलती है इसमें। जबालोपनिषद, इसमें किसका उल्लेख मिलता है? 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का वर्णन मिलता है। मंडोपनिषद में मिलता है सत्यमेव जयते।
जो हमारे भारत में सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते सिक्कों पर नीचे मिलता है या फिर राष्ट्रीय श्लोक भी कह देते हैं इसे। वो कहाँ से लिया गया है? मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, यम नचिकेता प्रसंग मिलता है इसमें। प्रमुख नदियाँ ऋग्वेद के टाइम की वर्तमान नाम। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। उस टाइम पे बुलाते थे हम नदी तमा, देवी तमा या माते तमा। सिंधु सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। हिरण्यणी, चेन्नाब को अस्कनी, ब्यास को विपासा, रावी नदी को परशुनी, झेलम को विस्तता, सतलज को शुद्रति, घाघर को दृष्टति, गंडक को सदनीरा। ठीक है, अब आ जाते हैं दशराज्य युद्ध। जो इसमें युद्धों की चर्चा मिलती है उसके बारे में इम्पोर्टेंट जो है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख मिलता है। कारण क्या है? सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटाकर विशिष्ट को पुरोहित बनाना। प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य की भागीदारी। पुरुषणी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। भारतों के राजा सुदास ऋतुस राजवंश बनाम 10 राजाओं का संघ, पंचजन तथा 5 लघु जनजातियाँ, अलिन, पखत, बालनास, शिव तथा विष्णु के राजा। सुदास क्या हो जाएगा? अंतिम रूप से विजयी और पुरोहित विशिष्ट। ठीक है। गोत्र सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मूल अर्थ समूचे कुल के गोधन को पाले जाने का स्थान। उत्तर वैदिक काल में प्रथा के रूप में स्थापना। नवीन अर्थ एक ही मूल रूप से उत्पन्न लोगों का समुदाय। त्रिवर्ग में अर्थ, धर्म और काम। 4 पुरुषार्थ क्या है इसमें? धर्म, मोक्ष, अर्थ और काम। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार शासक, जो उत्तर दिशा में शासक होते थे उन्हें कहते थे हम विराट। पश्चिम दिशा के शासक को कहते थे स्वराट। दक्षिण दिशा के शासक को भोज। मध्य देश के राजा को, मध्य देश का जो शासक होता था उसको कहते थे हम राजा। पूर्व दिशा में जितने भी शासक हुए उन्हें हम कहते हैं सम्राट। और एकराट, चारों दिशाओं का विजेता, क्या बोलते हैं? एकराट, जिसने चारों दिशाओं पर विजय कर ली हो। रत्निन, उच्च पदाधिकारी। रत्निन राज्य के उच्च पदाधिकारी होते थे, कुलीन वर्ग से संबंधित होते थे। शतपथ ब्राह्मण के मुख्यतः 12 रत्नियों उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में इनका 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। रत्निन का कान में रत्न धारण करता होता है। ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं। विदत सर्वाधिक 112 बार उल्लेख। सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था होती थी कौन सी? विदत। आर्यों की प्राचीनतम संस्था और उत्तर वैदिक काल में लुप्त हो गई। फिर आ जाती है सभा, कुलीनों या वृद्धों की संस्था, न्यायालय एवं संसद के रूप में कार्य करती थी और प्रधान कौन होता था? सभापति। समिति होती थी, विश जनसाधारण की संस्था होती थी, राजा का निर्वाचन या प्रधान ईशान होता था। सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां। अथर्ववेद में ये बात कही गई है। सभा और समिति क्या होती हैं? सभा और समिति प्रजा की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है। अब प्रमुख देवता। पृथ्वी के प्रमुख देवता पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, अग्नि। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इनको समर्पित है। सोम को, अग्नि को दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कहा गया है। ऋग्वेद के 200 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि पर 200 सूक्त समर्पित हैं और सोम का 9वें मंडल में स्थान दिया गया है। आकाश के प्रमुख देवता विष्णु, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्विन और प्रश्न। वरुण का उल्लेख का इधर मिलता है। समुद्र के देवता एवं ऋतु के नियामक, नैतिक व्यवस्था के प्रधान। इनका काम क्या होता था? ये सब होता था। समुद्र के देवता वगैरह होते थे, ऋतु के नियामक होते थे, नैतिक व्यवस्था के प्रधान होते थे। ईरान के अहुर माजदा से तुलना मिली गई है। ठीक है। पुरुषन वनस्पतियों, पशु एवं शूद्र के देवता, इनके रथ को बकरे खींचते थे। ठीक है। अंतरिक्ष के प्रमुख देवता प्रजन्य, इंद्र, रुद्र, आप, वायु और मरुत। इंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। पुरंदर, किलों को तोड़ने वाले, विश्व के स्वामी। किसको कहा गया है? इंद्र को। ऋग्वेद के 250 सूक्त समर्पित हैं। आर्यों के युद्ध नेता, वर्षा के देवता भी इन्हीं को कहा गया है, इंद्र को। विराट पुरुष ऋग्वेद में किस उसमें मिलता है? भुजा से क्षत्रिय उत्पत्ति हुई। जो विराट पुरुष है ऋग्वेद में कहा गया है, विराट पुरुष के भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, मुख से ब्राह्मण की, जंघा से वैश्य की और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद में पंचजन को कहा गया है अनु,
दुहुर, प्रु और यदु और त्रुवुस। ये पंचजन है। पहला अनु, द्रुहु, पुरु, यदु और त्रुवुस। वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। प्रस्थान त्रयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। अगर प्रस्थान त्रयी पूछता है किसे बोलते हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को बोलते हैं। वेद त्रयी क्या होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और इन तीनों को मिलकर क्या बनता है, वेद त्रयी। ठीक है। वेदांग का मतलब क्या होता है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन वेदों को पढ़ने के लिए क्या बनाया जाता है, वेदांग। ठीक है। इसके बाद आ जाता है धार्मिक आंदोलन। ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, सेकंड लेक्चर में। ठीक है। और ये कब तक ख़त्म हो जाएगा, 75 डेज़ में है। 75 डेज़ में कंप्लीट जीएस विद क्वेश्चंस वगैरह सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है कि नहीं। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। अब इसका स्टार्ट कर देते हैं हम क्वेश्चंस जो अभी पढ़ी है टाइप 1 का, या फिर कह सकते हैं लेक्चर जितने भी हुए, लेक्चर 1 के क्वेश्चंस। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा के केंद्र में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। ये किस में आए, एसएससी वगैरह में आए। किसके साथ था, लोथल के साथ था। ये हमने पढ़ा नहीं है लेकिन इसमें पढ़ लेंगे, इसलिए जो थ्योरी है वो रिवीजन बेस्ड है और क्वेश्चंस कई बार कैसे बनते हैं या फिर रह जाते हैं। कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, किसी भी बुक से पढ़ लो, तो क्वेश्चंस रह जाते हैं। अगर लेकिन हम थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों कर लेंगे तो क्या बचेगा, अंडा, कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो, पूरी तैयारी ख़त्म। ठीक है। तो हड़प्पा के साथ केंद्र, हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार किसका था, लोथल का। ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन आएगा ये, या फिर लोथल का सीधा समुद्र व्यापार किसके साथ था, मेसोपोटामिया, ऐसे भी आ जाता है घुमा फिरा के। मतलब ऑप्शंस अगली बार में क्या आ जाएगा कि लोथल का किसके साथ समुद्र व्यापार था, ये सब बदलते रहता है। ऑप्शन क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन ऑप्शन बन जाता है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ। ये तो अभी करा भी था, किससे प्राप्त हुआ है, बनावली से। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था, बताओ भाई, किससे मिला था, लोथल से। ये वाला भी करा था अभी। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है, कौन सा नहीं है, रूस नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता 4 बड़ी शहरी सभ्यताओं का गृह था, मिस्र, दक्षिण एशिया और मेसोपोटामिया। या फिर सीधा क्वेश्चन आ जाता है, इनमें समान संस्कृति कौन कौन सी है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समान संस्कृति कौन कौन सी है, मिस्री सभ्यता है, दक्षिण एशिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। जॉर्वे कल्चर एक चैल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था, लोथल। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल डैश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं, किससे मिले हैं, कालीबंगा से। दावजाली हैंडिंग नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, असम में। डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है, नूतनजीवी सीनोजोइक। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं, किस पर हैं, बुर्ज होम। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है, किस में स्थित है, सिंध में। ठीक है। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी, कहाँ पे विकसित हुई थी, सरस्वती में।
वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? क्या हो जाएगा इसका? कल्प। किसको दर्शाता है? अनुष्ठान को। निम्नलिखित में किस नदी को वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? रावी को। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। और किसने की थी? दयाराम साहनी। ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? कौन सा हो जाएगा? कालीबंगा। ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 10 मंडलों में, अभी पढ़ा था। ठीक है। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में ये? गुजरात में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 19 का गुजरात हो जाएगा। एक व्यक्ति को वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों से एक भी नहीं है? कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं पढ़ते कौन सा उद्देश्यों से है, तो फिर पूरा पढ़ना है क्वेश्चन। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सिद्धि। अर्थ, मोक्ष, धर्म और काम, ये 4 थे, अभी हमने पढ़े थे। सिद्धि नहीं था उसमें। ठीक है। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संहिता। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। यह कौन सी नदियां हैं? कौन सी नदियां हैं? ब्यास और सतलज। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन है। क्या हो जाएगा इसका? एक उपकरण। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? कल्प, शिक्षा, निरुक्त। पूर्वमीमांसा वेदांग नहीं है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है? संहिता। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान को डैश प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती किधर पड़ती है? ये बलूचिस्तान। कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? विखंडनीय सामग्री के घनत्व को निर्धारित करने की विधि। कठोर चट्टान में सल्फर नाइट्रोजन के अवशेषों की गणना करने की विधि गलत है। बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि। जो हड़प्पा है, इसके जो पत्थर वगैरह मिले थे उसको C14 यानी कि कार्बन डेटिंग से मापा गया था। उसके बाद इसकी आयु ये कितना पुराना है वो जांच की गई थी। ठीक है। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। कार्बन डेटिंग यानी कि C14 का इसका फुल फॉर्म भी आ जाती है। क्या है इसका फुल फॉर्म? कार्बन 14। ठीक है। कार्बन काल निर्धारण। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? जनता के लिए आवासीय भवन। अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है। 20। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे। क्या हो जाएगा इसका? तीसरा, कर्नाटक। ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है। 1028। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। ठीक है। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? ब्राह्मी। ठीक है। इसके बाद हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? किस में पाया गया था? मोहनजोदाड़ो। ठीक है। 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन ASI के किस महानिदेशक के रूप में नेतृत्व हुआ? क्या हो जाएगा इसका? 36 का दूसरा, जॉन ह्यूबर्ट मार्शल। 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातात्विक
ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले की इस तरीक का पालन करना आवश्यक था। ये इतना बड़ा तो बहुत बड़ा ही है। ये किसने माना था? ये माना था I.M. व्हीलर ने। ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी यही था जिसने माना था। ठीक है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये तो भाई सबको पता होना चाहिए। कौन सा है सबसे प्राचीन? ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद आया था, तो सबसे प्राचीन भी ऋग्वेद ही है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर गोदी खाना था? किस पर था? लोथल पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? मेहरगढ़। ठीक है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम क्या है? वित्सता। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता में जल और अवशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? केवल एक कथन सही है। देखो दोबारा पढ़ते हैं। हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी थी। खुली जल निकासी तो नहीं थी घरों के बाहर, जल निकासी तो थी। चलो ठीक है। हड़प्पा में जल और अवशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। ये व्यवस्था थी। भूमिगत नालियों में चला जाता, खुली जल निकासी नहीं थी। दूसरा कथन सत्य हो जाएगा खाली। ठीक है, तो इसी के साथ टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह थे लेक्चर 1 के, वो चैप्टर पूरा हो गया और ये क्वेश्चंस वगैरह पूरे हो गए। इसी तरीके से 75 डेज़ तक जीएस में कंप्लीट पूरी हो जाएगी। आगे टाइम पे क्या मिलेगा? एक हिस्ट्री का और एक पॉलिटी का। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे। तो कंटिन्यू रखना कंसिस्टेंसी के साथ। बस क्या करना है? जुड़े रहना है, वीडियो को देखते रहना है। चाहे कितना पढ़ रखा हो, थोड़ा ऐड ऑन हो जाएगा, थोड़ा और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो फिर देखते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और धन्यवाद।